नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के संयुक्त कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं इस अनुरोध अपने वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार में जोसेफ राव के साथ चर्चा करेंगे आज की सबसे चर्चित सुर्खियों पर। राव साहब, आज फिर अपेक्षानुरूप ही देवेंद्र फडणवीस भाजपा और उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और न केवल मुख्यमंत्री पद से दिया, विधान परिषद की अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर जैसी की अपेक्षा थी, भारतीय जनता पार्टी खेमे में उल्लास का वातावरण है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके पूर्व जो उनका 2014 से 2019 का कार्यकाल था, उसकी काफ़ी सराहना हुई थी। बहुत ही कुशलतापूर्वक उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के शासन को चलाया था। बात प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, विजयी रहे। उसका बहुत बड़ा कारण देवेंद्र फडणवीस की सरकार की उपलब्धियां थी कि अच्छे सुशासन की थी। बावजूद इसके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गए और भारतीय जनता पार्टी अलग होकर विपक्ष में चली आई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे महत्वाकांक्षा की जो परिणति होती है वो सामने है, उन्हें जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने जो एक भावनापूर्ण बयान दिया, मैं अनपेक्षित रूप से आया था और अनपेक्षित रूप से जा रहा हूं। इसमें बहुत कुछ है, बल्कि इसे एक साफगोई के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने एक तरह से अपनी गलती को भी चिन्हित किया है। और अब जबकि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र महासंग्राम के अंत होने के बाद अब शांतिपूर्वक अगले 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस पुनः उन्हीं उपलब्धियों की सूची को आगे बढ़ा पाएंगे जो उन्होंने 2014 से 2019 तक की थी? देखिए, कल शाम को जो है 8-10 दिनों से जो चला आ रहा राजनीतिक नाट्यक्रम रहा है महाराष्ट्र में, सूरत, गुवाहाटी, दिल्ली और मुंबई और गोवा, कल उसका अंत हुआ है शाम को, जब जो बागी विधायक है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उन्होंने वहाँ आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन किए, मनोकामना की और वहाँ से वो सीधे गोवा के लिए रवाना हो गए। अगला पड़ाव उनका गोवा में। और यहाँ पर जैसी कि उम्मीद थी, कल कोर्ट में दिन भर सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार रहा और सुप्रीम कोर्ट 5 बजे से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 बजे के बाद आया। उसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट या असेंबली के अंदर में विश्वास प्रस्ताव की बात को मान्य किया और उसके बाद ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, उद्धव ठाकरे ने एक फेसबुक लाइव में अपनी बातें कही और कहा कि मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ और विधान परिषद के सदस्य है वहाँ भी वो भी छोड़ रहा हूँ मैं। और उसके बाद रात को वो गए, रात को गवर्नर को मिले और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। ये सारे घटनाक्रम में कल उनकी बात में मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमें मेरे जो इससे पहले कैबिनेट मीटिंग हुई 5 बजे उनकी, उन्होंने कैबिनेट में कहा कि मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अभी ये तो सर्वविदित है, उनकी कोशिश भी रही कि आखिरी तक कि वो लोग आए, मुझसे बात करें और आ जाए यहाँ पर, जो चाहिए उनको हम मान्य करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो लोग भी अडिग थे और कल आखिरी में कैबिनेट में उन्होंने कहा कि मुझे मेरे लोगों ने धोखा दिया। तभी ये इंडिकेशन समझ में आ रहा था, ये
कुछ आसार नज़र आ रहे थे कि शायद ये अभी मन बना लिया उन्होंने कि अपने को अभी क्या करना है। और जब रात को 9 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, तभी इससे पहले भी हम लोगों ने बोला है, लिखा है कि शायद उद्धव ठाकरे विधानसभा को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा में एक भाषण देने के बाद में वो अपना बोलते मैं राज्यपाल को मिलने जा रहा हूँ और अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमको लग रहा था। और कल उन्होंने फेसबुक लॉन्च के बाद में फेसबुक से अपना जनता को जो संबोधित किया, उसके बाद में उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। त्यागपत्र रात को दे दिया। उन्होंने जब अपना फेसबुक लाइव था उसमें उन्होंने कुछ छीटाकशी की है, बहुत मार्मिक बात कही उन्होंने गवर्नर के ऊपर। हालांकि गवर्नर की उन्होंने कोई यानी उनको रिडिक्यूल नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि 12 सदस्यों का नामांकन भी आपके यहाँ प्रलंबित रहा है, आपने वहाँ तत्परता नहीं दिखाई या आपने वो काम नहीं किया। इस बात का उन्होंने रंज जो है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है आपके कार्यकाल में। और अब जो है मैं जा रहा हूँ और दोनों अपनी विधान परिषद भी छोड़ रहा हूँ और मुख्यमंत्री का पद भी, और कहा मैं सेना भवन में अवेलेबल रहूँगा, मिलूँगा आप लोग, वहाँ से बात करूँगा। अब इस बीच में जैसा कि उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो परसों तक पर्दे के पीछे थे, उन्होंने परसों रात को राज्यपाल से मुलाकात की। और कल जब ये फैसला आया तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठे हो गए और नई सरकार बनाने की उनकी चहलकदमी बढ़ गई है। आपने सही बात का जिक्र किया कि क्या वो अपने 14 से 19 का जो परफॉर्मेंस है वो कर पाएंगे या उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2019 में जब वो एक बार दोबारा उन्होंने कोशिश की सत्ता में आने की और अजित पवार साहब के साथ सरकार बनाने की कोशिश की, मगर उसमें नाकामयाब रहे। मगर ये 2-2.5 साल में महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। एक मामले में उन्होंने पूरा महाराष्ट्र जो है उसका दौरा किया है, बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारे तालुका प्लेस में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, इतना उनका जनसंपर्क अभियान रहा है। और कहीं भी पहले पहुंचते, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे अतिवृष्टि हुई हो, किसी भी कार्यक्रम में, किसी इसमें भी, वो सब जगह वो महाराष्ट्र में शायर है। और मेरे ख्याल से उन्होंने कम से कम, मेरा फिगर तो उनका ऑफिस ही बता पाएगा, कम से कम उन्होंने 1 लाख गांव की या लोगों जगह की विजिट की है 2-2.5 साल में, और बहुत सारे लोगों को मिले। ये उनका जनसंपर्क जो है वो फीडबैक काम आता है उनको। उन्होंने फीडबैक लिया, जनता की नब्ज क्या टटोलने की कोशिश की। और महाराष्ट्र में जितने मुख्यमंत्री हुए या देश में जितने मुख्यमंत्री हुए, उसमें उनका थोड़ा नाम अच्छा है गवर्नेंस के मामले में, क्योंकि युवा है, उनको बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर ग्रिप है, जो बहुत ज़रूरी है। कई बार आप मुख्यमंत्री रहते हैं, आपके सचिव आपके सुनते नहीं हैं। शुरू में ऐसा हुआ उनके साथ, जब 2014 में आए तो उन्होंने नागपुर में हम लोगों से एक मीट द प्रेस में स्वीकार किया कि अभी भी अधिकारी हमको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मगर ये उनकी ग्रिप बढ़ती गई। और अभी ग्रिप जो है पूरे तरह से उनका 1-2.5 साल उनके पिछले कार्यकाल में आ गया था, और अब वो ग्रिप को फिर से वो जो है ये आने वाले 2.5 साल में फिर से अधिकारियों पर उनसे काम कराने की जो स्टाइल है उसमें वो निश्चित रूप से सफल होंगे। और मुझे लगता है वो जो उन्होंने वादे किए हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जो उन्होंने आंदोलन किए हैं, उसको आगे ले जाएंगे और जनता को राहत दिलाएंगे और एक अच्छा गवर्नेंस देंगे। अच्छी सरकार, जो कार्य करने वाली सरकार हो, यानी फाइलें जो है आपके मंत्रालय में पड़ी है और आप वहाँ मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं,
जिसको हिंदी में कहते हैं कि चप्पल घसीट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है देवेंद्र जी से। और मुझे लगता है कि एक बार नागपुर के जो संबंधित रहे हमारे देवेंद्र जी, उनको ये दोबारा मौका मिला, इसका वो पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और उनकी जो साख है पॉलिटिकल लीडरशिप दिल्ली में जो है, उनकी साख बढ़ गई है। और आने वाले दिनों में 2024 में जब चुनाव होंगे तब शायद उनको और कोई बड़ा रोल भी मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जाते जाते उद्धव ठाकरे सरकार के जो अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया। यह उन्होंने एक प्रकार से अपने जो हिंदुत्व के प्रति जो समर्पण, उसको चिन्हित किया। चूंकि उन पर जब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो उन पर आरोप यह लगा कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, सेकुलर पार्टियों का साथ ले लिया है। उन पर आरोप लगता था। जाते जाते उन्होंने इस आरोप का जो दाग था उन पर, उसको निजात पाने की कोशिश की, ये लेकर के। लेकिन इसका विरोध कांग्रेस की तरफ से हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस में, जैसा कि खबरें आ रही हैं। बैठक से भी निकल कर चले आए थे वो लोग मंत्रिमंडल के बैठक से, और ये खबर है कि उनकी मांग में थी कि पुणे का नामकरण भी पुनः कीजिए। जिजाऊ नगर की मांग की उन्होंने, तो यह नहीं करके सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद का ही नाम क्यों बदला? देखिए, ये सरकार ने जाते जाते कल अंतिम जो उनकी कैबिनेट बैठक थी, उसमें कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें हम विदर्भ वालों के लिए तो एक बहुत राहत की बात है कि विदर्भ स्टैट्यूटरी बोर्ड जो है, डेवलपमेंट बोर्ड, उसको रिवाइव करने का फैसला किया है, जिसकी मांग के लिए 2-2.5 साल से ये प्रलंबित था मामला। और आपने जो 2 बातों का उल्लेख किया है, शहरों के नामकरण का, पर ये करना, ये वो चाहते थे तो पहले भी हो सकता था। हालांकि इसमें वो सफल नहीं हुए, क्योंकि शायद उनके जो घटक दल है वो इसका विरोध कर रहे थे, अंदरूनी खींचतान चालू थी। मगर कल उन्होंने ये फैसला लिया है, जल्दबाजी में है या सोच समझ कर लिया है। मगर ये सारे, और जो पिछले 2-3 दिन में जो जितने GR निकले हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो पास किए हैं, धड़ाधड़ निकले 100-150 से ज़्यादा, और जितनी भी संख्या होगी, सब लोग जानते हैं हम लोग कि ये सब्जेक्ट टू रिव्यू रहता है। अभी नई सरकार आते से ही उसको वो रिव्यू करेगी कि कौन से निर्णय जो है सही है या कौन से निर्णय गलत लिए गए, जल्दबाजी में लिए गए, और उसको रोक भी लग सकती है। अभी 2 शहरों का नाम का है, ये तो लोगों से जुड़े हुए मामले थे। और एक जो तीसरा मुद्दा था, वो 2 और फैसले लिए उन्होंने। एक तो नई मुंबई एयरपोर्ट को DB पाटिल के नाम से जो राज्यपाल रहे हैं, एक बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, वहाँ DB पाटिल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारा उनका योगदान है नई मुंबई के लिए। उसके नाम पर वो एयरपोर्ट उनके नाम पर होगा। और कांग्रेस ने डिमांड किया था कि जो नवाशवा जो बना है, लिंक फ्लाईओवर जो भी बना है, उसका नाम बैरिस्टर अंदुले का नाम पर रखा जाए। मगर वो बात आगे क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया। मगर ये 2 फैसले लेने के बाद में अभी इसका आने वाले दिनों में अभी असेंबली के फ्लोर पर जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, जिसमें वहाँ औरंगाबाद में MIM के लोग वहाँ चुनकर आए हैं और उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि वो औरंगजेब को किसका नाम बदल, औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद है, ऐसा उनका कहना था, और उसको बदल के आप संभाजीनगर करो, इसका उन्होंने विरोध किया था। अभी आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि ये जब कैबिनेट के सामने आएगा या सरकार सारे फैसले का रिव्यू करेगी, तब उसमें 2 ये कायम रहते हैं या उसके पुराने स्टेटस को होता है, मालूम नहीं। तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। नहीं, ये तो महत्वपूर्ण चला है। अब एक और जो महत्वपूर्ण खबर जो आई है, जो उदयपुर की घटना जो परसों हुई, जो बर्बरनित जो हत्या हुई, और उसमें जो पकड़े गए, उनका जो उन्होंने जो हत्या के बाद वीडियो जारी किया था, बिल्कुल तालिबानी स्टाइल में, और जिस तरह से बर्बरता के साथ हत्या की बताया, उसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं।
और वीडियो जारी कर किया था उन्होंने, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी चेतावनी दी थी, चैलेंज किया, चेतावनी दी थी कि तुम्हारा भी हश्र नहीं होगा, तुम्हारे भी गर्दन कट जाएगा। और अब जो खबरें आ रही हैं जांच एजेंसियों के मार्फत से कि उन 2 आरोपियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले। वो पाकिस्तान में रहे, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया, यहाँ आकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्षों से जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, उन सबों के पीछे पाकिस्तानी तार जुड़े हुए मिले हैं। यह आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से इसकी पुष्टि भी की गई है। अब सवाल ये उठता है, आम हिंदुस्तानियों के दिमाग में यह सवाल कौंध रहा है कि जब यह बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, और इसके पीछे अगर पाकिस्तान का हाथ है, तो फिर उनके खिलाफ कोई ठोस निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ आप एक आपत्ति का पत्र भेज देते हैं, आप इसको स्पेशल कहिए, स्पेशल मांग लेते हैं, लेकिन कोई ऐसे ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे यह उम्मीद की जा सके कि भविष्य में पाकिस्तान हिंदुस्तान में ऐसी कार्रवाई करने से डरेगा। पाकिस्तान का जो जिक्र किया आपने बिल्कुल सही है, और भारत, हम लोगों ने क्या करना चाहिए आपने बताया, मगर इससे हटकर मेरा ये कहना है कि सारी घटना, चाहे ब्लास्ट हो या कोई अटैक हो, या कल जो जयपुर में परसों जो हुआ है, वो टेलर की हत्या की गई बर्बरता के साथ, ये सब होने के बाद हम लोग एक्टिव होते हैं। हमारी जांच एजेंसियों को बाद में याद आता है कि वो पाकिस्तान गया था, उसके तार वहाँ जोड़े हैं। जो हमारा मानना है कि जो लोग पाकिस्तान जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान जाने वाले जितने लोग हैं, उनके ऊपर एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, सबके ऊपर नज़र नहीं रखी जा सकती, मगर ऐसे जो युवक वर्ग है और उनका वहाँ कितने दिन स्टे रहा, आने के बाद उनकी गतिविधियों पर थोड़े दिन नज़र रखना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। अभी जब हत्या हो गई, ये घटना हो गई, तभी गहलोत सरकार भी बोल रही कि पाकिस्तान गए थे, उनका आतंकवादियों से संबंध है। आतंकवादियों से संबंध के लिए अभी जो कम्युनिकेशन है, ये मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन या ईमेल, यही सब हो सकता है। अभी रोज़ तो ये बातचीत नहीं होती है इनसे, मगर ये जो माध्यम है सोशल मीडिया का, चाहे ईमेल से करे या इंस्टाग्राम से करे या सैटेलाइट फ़ोन से बात करे या मोबाइल से बात करे, व्हाट्सएप कॉल करे, इन्हीं माध्यमों से होता है। तो जब ये सब होता है तो हमारे लोग कितने कॉल इंटरसेप्ट करते हैं, हमारी जांच एजेंसियां। और कॉल अगर इंटरसेप्ट करेंगे तो आपको मालूम में पड़ जाएगा कि कौन बातें कहाँ हो रही है और किन लोगों के संपर्क में है, क्या बातें हो रही, ये भी आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर घटना के बाद में एकदम उसको आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं इनका संबंध पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से मिले हुए, पाकिस्तान गए थे, ये सब घटना होने के बाद में होता है। अगर हमको प्रिवेंशन करना है तो कभी कभी कॉल इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं हम। सभी का कॉल इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग पाकिस्तान जाने वाले या सभी पाकिस्तान से जो रिश्ता है जिनका, सभी आतंक से संबंध नहीं है सबका। मगर जिनके ऊपर आपको डाउट लगता है उसके ऊपर, तो जैसे यहाँ भी हम पुलिस वाले जो है, पुलिस के जो लोग हैं, यहाँ पर भी नज़र रखते हैं। LIB की टीम होती है, लोकल इंटेलिजेंस होता है, क्राइम ब्रांच होता है, ये लोग नज़र रखते हैं। जो लोग गुनहगार हो सकते हैं या जिनका गुनहगारों से संबंध हो सकता है, उनके ऊपर एक नज़र रहती है। जितने संदिग्ध है उन पर नजर रखिए आप, संदिग्ध पर। और वहाँ आप जब घटना होगी तब आपको लगता है कि वो पाकिस्तान गया था और उसका आतंक से संबंध है, आतंकवादियों से संबंध है। बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि जब घटना हो जाती है तब हम पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं, समझते हैं। इससे क्या होता है कि ये आरोप अपने आप में हल्का हो जाता है।
लगता है कहीं हम अपने को बचाने के लिए पाकिस्तान का सहारा तो नहीं ले दे रहे। ध्यान रखें, एक समय तो ऐसा आया था, कोई भी घटना देश में हो, मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूँ, कोई भी घटना हो, सीधे सीधे पाकिस्तान का किया हुआ है, नहीं क्षमा करेंगे, CIA का किया हुआ है। कोई घटना हो CIA किया हुआ है। बल्कि मजाक में उस समय तो कार्टून बनते थे, अगर समुद्र में जलजला आ गया, तूफान आ गया, ये देखिए CIA की करतूत है। और इसी को मजाक उड़ाते हुए एक बार तो संसद भवन के अंदर, संसद में पीलू मोदी अपने वहाँ बिल्ला लगा लिया कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ, कहकर वो CIA एजेंट हूँ कहकर वो अंदर गए थे। तो इस तरह उस समय हो गया था CIA का। तो कहीं अब लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा बार बार, कहीं वो CIA का स्थान पाकिस्तान ने तो नहीं ले लिया। अगर कार्रवाई हम नहीं करेंगे तो यही होगा। इंदिरा गांधी ने उस समय एक कार्रवाई की, जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, और आज वहाँ बांग्लादेश का उदय हुआ। ये इंदिरा गांधी ने वो दिखलाया था। आज अपेक्षा की जा रही है कि ये पाकिस्तान का भूत हमारे सिर चढ़ हर रोज क्यों बोल रहा है, उसे इस भूत को अस्थाई मौत क्यों नहीं दी जा रही है। मनोज जी, आपने सही बताया। ये पाकिस्तान ये सर्वविदित है। हमको मालूम है, विदेश के जो शासक है उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान की गतिविधियां क्या है। पाकिस्तान का एक जो पॉलिसी है उनकी, या एक जो उनके मन में है, वो भारत को परेशान करने का, भारत में अस्थिरता पैदा करने का, भारत में आतंक को बढ़ावा देने का और यहाँ पर हेट्रेड पैदा करने का, ये उनका एक करीब करीब एजेंडा है। वो लिखा हुआ नहीं है कहीं, ये अनरिटन पॉलिसी जैसी रहती है। तो उनके कुछ लोग जो है इसमें हमेशा काम से लगे रहते हैं। कभी आतंकवादी भेज देते हैं, कभी अटैक करते हैं, उनके पास आइडेंटिफाई करते हैं वो कि अभी पुलवामा है या कोई मिलिट्री का बेस है या कोई CRPF का कैंप है, वहाँ अटैक करना, ये उनकी गतिविधि का पार्ट है। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर चढ़ गया, जब वीडियो जारी कर उदयपुर के हत्यारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। ये तो हद हो गई। उन कह रहे हैं कि मोदी, इस नाम से मोदी तुम्हारा भी यही हश्र होगा, तुम्हारे भी सिर काटे जाएंगे। बावजूद इसके अगर हम उसी तरह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप लगा करके अगर हम चुप बैठ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की हिम्मत और बढ़ेगी और ये घटनाएं ऐसे आगे होती रहेंगी। इसमें अब ये भारत सरकार से हमारी अपील है कि अब वह कोई पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो यह हमारी कमजोरी मानी जाएगी और विश्व में जो हमारी एक छवि, एक सशक्त मजबूत भारत की है, उस पर कहीं न कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। यह आवश्यक है, चूंकि यह मामला अब जैसे मैंने कहा कि बहुत आगे बढ़ चुका है। प्राय प्रतिदिन देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है, जो हत्याएं की जा रही हैं, और अब जैसे मैंने कहा दोहराना ही होगा कि आगे बढ़कर वो वीडियो जारी करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। बहुत गलत बात न। इसके बावजूद क्या भारत सरकार चुप रहेगी? हमारे लोग चुप रहेंगे? हमारे शासक चुप रहेंगे? अगर चुप रहते हैं तो भारत की जनता के मन में यह शंका पैदा होगी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने क्यों पहुंच गए थे। आपको एक घटना याद हुई सबसे, एक बार मैं चाहूँगा कि फिर उसको विस्तार से बताते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि मन में संशय क्यों पैदा हो रहा है। नहीं, वो डिप्लोमेसी का भाग है। जब दो प्रधानमंत्री मिलते हैं तो एक डिप्लोमेसी का एक दस्तूर है, उसी के तहत मिलते हैं, पर अपनी बात रखने का हमको पूरा अधिकार है। और भारत ने कई बार अलग अलग फोरम पे, चाहे G20 हो, ब्रिक्स हो, UN हो, सब जगह अपनी बात कही है और ये दोहराया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमको, भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत को
बार बार आतंकी हमले और आतंकवाद से लड़ने के लिए बाध्य करता है। ये तो होता है। आपने जिस प्रधानमंत्री के दौरे का जिक्र किया वो एक आध बार हो जाता है, वो कोई उनके मन में ऐसा नहीं है, पर क्योंकि डिप्लोमेसी का पार्ट रहता है, जब आप किसी को कर्टसी विजिट करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। कुछ बातें जो आई है वो अपने को मालूम, कई ऐसी बातें जो वहाँ होती है, तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर ये बात सही है कि भारत जैसे सशक्त देश को पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने कदम बढ़ा और कड़े कदम उठाना चाहिए, और जितने जहाँ पॉसिबल हो, जितने फोरम है वहाँ पर ये बात बार बार उठाई जानी चाहिए। और हमारे दिल्ली में बैठे विदेश मंत्री और जो गृह मंत्री है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जवाबदार है, रक्षा मंत्री है, इन लोगों को बार बार ये बात दोहरानी चाहिए कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कभी आतंकवादी भेज रहा है, कभी कोई हमले कर रहा है। इसका बार बार हमको दोहराना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना होगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। वैसे तो कन्विंस है, मगर हर बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी हुआ है। हाँ। मगर हमको अपनी बात दोहराने का पूरा अधिकार है और हमको ये करना चाहिए। बिल्कुल, मैं राव साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अब दोबारा यह कहने को मजबूर हूँ कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब अगर भारत सरकार कड़े अर्थात निर्णायक कदम नहीं उठाती है तो यह हमारी कमजोरी मानी जाएगी। हमारे हर पक्ष से ऐसी उम्मीद किया जाना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि फिर किसी उदयपुर घटना की पुनरावृत्ति ना हो, आतंकवादी न कर सके। धन्यवाद।